हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शैलेंद्र सर इज हियर। माय नेम इज शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव और मैं आज आपके लिए फिर उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर से आगे की चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूं। कल मैं या पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो टाइप्स हैं उस टाइप्स में मैंने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन किया था। बाकी जो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह गई थी आज हम उसका एक्सप्रेशन करेंगे। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाकी दो जो टाइप्स हैं उनमें से वन बाय वन वी हैव टू स्टार्ट। नंबर थर्ड पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम डेल्टा टी एफ के नाम से जानते हैं। दिस इज द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमने यहाँ कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, जैसा कि मैं आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बताया था कि व्हेन वी हैव टेकन द प्योर सॉल्वेंट, इसमें प्योर सॉल्वेंट ले लिया। अब अगर इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, लेट अस सी, ये हो गया सॉल्यूट। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके कारण इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। इसका सेंस हो गया कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का, इसमें सॉल्यूट मिलाने पर ये सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से यानी कि प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। इसी डिफरेंस को ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बी, यहां लिखेंगे टी नॉट। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी नॉट है एंड freezing point of solution B TS। ध्यान दीजिएगा, हियर अगर हम ये बात करें तो T नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, T नॉट इज ग्रेटर देन TS। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि T नॉट इज ग्रेटर देन TS मींस प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मींस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का जो डिफरेंस होगा उसी को ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम डेल्टा टीएफ कहेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टीएस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टी नॉट माइनस टीएस मतलब इस डेल्टा टीएफ को इस प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा उसी को डेल्टा टीएफ के नाम से जानते हैं। तो हमको एक रिलेशन मिल गया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएस। अब जैसे कि हमने बताया था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी था, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड, उसमें भी मैंने आपको जिक्र किया था कि एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। सेम हियर, यहां भी क्या होगा कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मींस मोलैलिटी। एक्सपेरिमेंटली हम ये कह सकते हैं experimentally we know
एक्सपेरिमेंटली वी नो दैट कि डेल्टा TF is directly proportional to m. Delta TF is equal to depression of freezing point or m is the molarity, and here we can say delta TF is equal to Kf into small m. तो इस Kf को हम कहते हैं it is the constant and which is known as, इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. जैसे इन द केस ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वहां था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो Kb था, लेकिन अगर हम यहाँ Kf की बात करेंगे तो इट इज नोन एज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. अब हम आगे इसका डेफिनेशन बताएंगे और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का आपको डेफिनेशन बताएंगे और ऑन दिस बेसिस हम आपको बताएंगे मोलरिटी से कैसे सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करेंगे. देखते हैं. इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछे जाते हैं. इस Kf की वैल्यू मेनली क्वेश्चन में दी रहती है और बाकी सारे वेरिएबल्स की भी वैल्यू दी रहती है. एक वेरिएबल उसमें हमको फाइंड करना होता है. तो मैंने भी देखा कि सिंस डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf इंटू स्मॉल m वेयर Kf इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. ये डिप्रेशन मतलब कम होने वाला. डिप्रेशन मतलब वो मत समझिएगा कि आदमी डिप्रेस है. डिप्रेशन मीन्स गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू. तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. और अगर हम इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन कहें, अगर हम यहां लिख लें इफ m इज इक्वल टू 1 मीन्स मोलर, तो डेल्टा TF की जो वैल्यू हो जाएगी वो Kf के बराबर हो गई. इस तरह से हमें कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf मीन्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इफ द सॉल्यूशन इज मोलर. इसका मतलब हो गया, मोलर का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज द मोलर सॉल्यूशन. अब इस रिलेशन से, यहां से फिर मैं आपको बताऊंगा इस रिलेशन से हम कैसे किसी भी सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. लेट अस सी डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf इंटू मोलरिटी की वैल्यू होती है बेटा N अपॉन कैपिटल W इन किलोग्राम. और यहां से फिर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू Kf इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश डिवाइड बाई कैपिटल W और डिवाइड बाई 1000. अगर इस ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे. तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई m डैश इंटू कैपिटल W. या दिस इंप्लाइज फाइनली हम m डैश की वैल्यू क्या निकालेंगे, m डैश की वैल्यू हो जाएगी Kf इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W. अब यहां से इस फार्मूले से हम उस सोल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है m डैश, this is the molar mass of the solute dissolved into the solution. Kf is equal to यही molar depression constant, small w is equal to mass of the solute whatever is dissolved, 1000 is the constant, and delta Tf is equal to depression of freezing point and capital W is equal to mass of the solvent in gram. Just keep in mind, इसको ध्यान से रखिएगा कि कैपिटल W की वैल्यू होगी जो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, बिकॉज आपने ऑलरेडी 1000 लिख दिया है. तो इस बेस पे हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस फार्मूले से 1 2 3 4 5 इसमें डेल्टा TF की वैल्यू कांस्टेंट होगी जो
सॉरी KF की वैल्यू कांस्टेंट होगी, डेल्टा TF की वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, और हम m डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक से यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या कंपटीशन के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट अस सी। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आपको ऑस्मोसिस के बारे में जानना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज पॉइंट नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको थोड़ा सा समय लेकर के हम लोग समझेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर में 2 सॉल्यूशन भरे हों, इसको हम अलग अलग नेचर से अगर डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, DIL। इसको दिल मत समझिएगा, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दिस इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इन दोनों के बीच में जो इसका सेपरेशन है वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वेजिटेबल का मेम्ब्रेन या एनिमल्स के मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन दीज आर द नेचुरल मेम्ब्रेन्स। अब इसकी क्या खासियत होगी भी बताऊंगा, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल या केमिकल मेम्ब्रेन की बात करें तो कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो आर्टिफिशियल एज वेल एज द केमिकल के नाम से जानते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या खासियत होती है, यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, ना कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को। तो अगर यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाए और 2 अलग अलग सॉल्यूशन रख दिए जाए, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो द मूवमेंट ऑफ सेल्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन में इस प्रोसेस में ऑस्मोसिस कब तक होगा, जब तक दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक ये ऑस्मोसिस प्रोसेस चलेगा, और इट इज द नेचुरल प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि ये डाइल्यूट था, इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, तो वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसके बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हियर हमने इसमें रेजिन लिया हुआ है जिसे किशमिश कहते हैं। ऑलरेडी हमने इसमें एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया था। अब शुगर सॉल्यूशन में हमने थोड़ी देर पहले एक रेजिन मिला दिया, जिसे कहते हैं किशमिश। इस रेजिन को हमने मिला दिया। आप देख सकते हैं इसका जो शेप है ये इसके नेचुरल शेप से कुछ फूला हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इस किशमिश का, इस रेजिन का जो अपर लेयर है वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर फ्लूइड यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, और जो हमने सॉल्यूशन बनाया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको डाला तो थोड़ी देर में इस डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो वाटर मॉलिक्यूल थे वह उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से रेजिन के अंदर जाने लगे,
किशमिश के अंदर जाने लगे और थोड़ी देर में आपने देखा ये किशमिश फूला हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज नोन एज द ऑस्मोसिस, इसी को हिंदी में परासरण बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस। तो अगर हमको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कहना हो तो कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज द फेनोमेना इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर जस्ट मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आएगा? इस तरह से हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस। अब इसी ऑस्मोसिस में एक नया टर्म मैं बता दूं जो हमारे आपके घरों में यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमारे आपके घरों में आरओ फिल्टर लगा होता है वह रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसको भी मैं दिखा देता हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, इसको कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां से हमने सी वाटर ले लिया। ध्यान दीजिएगा इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सी वाटर या टैप वाटर व्हाटएवर यू वांट टू से। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, इस सी वाटर में हमने ये देखा कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो वाटर के मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। मान लीजिए यहाँ कोई सॉल्यूशन है जिसे हम प्योर वाटर कहेंगे, ये क्या है, ये प्योर वाटर है और ये सी वाटर है। तो नेचुरली होगा क्या, इस प्योर वाटर से वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे लेकिन ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल नीचे नहीं आएंगे। अगर इन्हीं पे कोई हम प्रेशर लगाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पिस्टन द्वारा, इसको कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर से हम इस पे कोई फोर्स पी लगाएं, तो अगर पी लगाते हैं तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आने लगेंगे। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल स्वतः यानी कि सेल्फ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहे थे, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, तो दिस इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आपको जानना था कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस या फेनोमेना इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसकी बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, यहां से डाइल्यूट मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे और थोड़ी देर में आपने देखा कि इसका लेवल बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इसका लेवल कम होता जाएगा। जब ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका लेवल यहां पहुंच गया और दूसरे का लेवल यहां पहुंच गया, तो दोनों के लेवल में चेंजिंग हो गई। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमने यहाँ कोई पिस्टन लगा दिया, जैसा थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ, पी मतलब प्रेशर लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, उस पिस्टन से अगर हम इसको प्रेस करते हैं जिससे इसका ऑस्मोसिस रुक जाए, तो इस प्रेशर को लगाने वाला जो प्रेशर है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर which is applied to stop the phenomena of the osmosis। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जिस एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स की जरूरत होती है उसी को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं, जैसे इस ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला या डेरिवेशन कैसे आता है। इसके जानने के लिए हम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वांट हाफ, तो जैसे बॉयल्स लॉ होता था गैस में, चार्ल्स लॉ होते थे, एवोगैड्रोस लॉ, इन सारे रूल्स को मिला दिया जाए तो एक इक्वेशन बनता था PV = RT या PV = nRT। यहां भी ये चीज देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल वांट हाफ्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू बॉयल-वान-थॉप्स लॉ हमको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वहां गैस की कंडीशन में कहते थे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यहां लिखेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स-वान-थॉप लॉ क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो इक्वेशन से अगर देखें तो पाई पाई कॉमन हो गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t into 1/v, या दिस इंप्लाइज पाई इज इक्वल टू, यहां एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसे हम r इंटू टी इंटू 1/v, फिर से फाइनली कहेंगे दिस इज इक्वल टू, इस v को यहां कर देंगे तो पाई इंटू v इज इक्वल टू r इंटू टी। अब आपको मैं बताऊंगा यहां क्या क्या चीजें हैं। पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हाटएवर वी हैव टेकन, r इज इक्वल टू यहां होगा सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इस r की जगह पे हम s भी ले लेते हैं। कहीं कहीं r की जगह पे s का मतलब r वहां होता था गैस कांस्टेंट में, गैस कांस्टेंट बोला जाता था, और यहां s की वैल्यू होती है सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो यू कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग ईदर r or s, दोनों सही है। और t इज इक्वल टू टेंपरेचर इन केल्विन, तो पाई इंटू v इज इक्वल टू RT, ये हो गया फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अब अकॉर्डिंग टू Avogadro's one-half लॉ, अगर फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो पाई इंटू v इज इक्वल टू n इंटू r इंटू t, और यहां से हम देखेंगे पाई इज इक्वल टू n/v को इधर ले आइए, n/v r और t। तो इस तरह से हमको एक नया रिलेशन मिल गया कि पाई इज इक्वल टू n/v/rt। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि n/v/rt को फाइनली एक चीज और हम कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू c/rt। c का मतलब होता है कंसंट्रेशन और n/v का मतलब होता है v कंसंट्रेशन। n number of moles are present into the v liter of the solution, so this is known as the molarity, और molarity is known as the concentration of the solution। molarity ही एक concentration होता है, concentration term होता है। तो pi is equal to CRT या pi is equal to n/VRT। अब इस फार्मूले से बस फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फार्मूले से कैसे हम उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं। हमने लिखा पाई इज इक्वल टू n/v/rt, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई w/m'/v इंटू rt, या पाई इज इक्वल टू w इंटू rt अपॉन m' इंटू v। दिस इंप्लाइज m' इज इक्वल टू होगा w इंटू r इंटू t अपॉन पाई इंटू v। ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले से हम उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। w इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, r इक्वल टू गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल, r इक्वल टू 0.082 और t इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनिएगा। अपॉन पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर जो दिया रहेगा और v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इस फार्मूले से किसी भी न्यूमेरिकल्स में उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं w इंटू r। अब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे जस्ट फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं हाइपर, सबसे पहले आपको बताऊंगा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक।
हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब किसी दो सॉल्यूशंस की बात करें और वो दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको एक न्यूमेरिकल आएगा π1 इज इक्वल टू π2 और π1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे n/v/RT। R भी दोनों में सेम होगा, T भी सेम होगा, n और v। अब यहाँ से क्या लिखेंगे n1/v1 इज इक्वल टू n2/v2। इस तरह से हमें एक रिलेशन मिला कि n1/v1 इज इक्वल टू n2/v2। तो π1 इज इक्वल टू π2 अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम्स में, जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में जो मैंने समझाया वो आपके समझ में आया होगा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस और उसमें जो डेविएशंस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।